हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा उप सह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं इतनी शानदार तरीका से करवाऊंगा कि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोग किसी भी उप सह संयोजक यौगिकों का आसानी से आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो मेरे साथ सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बेसिक बता देता हूं। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका आप लोगों ने आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर देखा होगा। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इन सबका आप लोगों ने आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सीखा था। तो ये आईयूपीएसी ने जो रूल दिए थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए दिए थे, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अर्थात जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके लिए आईयूपीएसी ने अलग नियम दिए थे। तो आईयूपीएसी ने उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए कौन कौन से नियम दिए थे उनके बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं। आईयूपीएसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए अलग से नियम दिए थे और उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए आईयूपीएसी ने अलग से नियम दिए थे। अब ये उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए आईयूपीएसी ने कौन कौन से नियम दिए थे उनको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। एक एक नियम को इतनी शानदार तरीका से समझाऊंगा कि आप लोगों के एक एक नियम बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखो, आईयूपीएसी ने उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए 7 नियम दिए थे। अब वो 7 नियम कौन कौन से दिए थे उनको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है बच्चों? तो देखो, सबसे पहले हम नियम नंबर 1 की बात करते हैं, मतलब रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 में आईयूपीएसी ने यह बात बोली थी कि जिस तरीका से सामान्य लवणों का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है, पहले नाम धनायन का लिखा जाता है, फिर नाम ऋणायन का लिखा जाता है, और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा गैप रख देते हैं, मतलब थोड़ा सा हम रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हम सामान्य लवण का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सामान्य लवण मतलब जो सिंपल साल्ट होते हैं उनके एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैंने ले लिया NaCl को, ठीक है ना? ये NaCl कौन होता है? आप लोगों का सामान्य लवण होता है, जिनमें आप लोगों को पता है धनायन कौन होता है? सोडियम होता है, और ऋणायन कौन होता है? क्लोरीन होता है। मतलब यहां पर कौन सोडियम कौन हो गया? धनायन हो गया, और क्लोरीन कौन हो गया? ऋणायन हो गया, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका नाम हम क्या लगते हैं? सोडियम क्लोराइड। मतलब पहले नाम किसका आएगा? धनायन का, उसके बाद नाम किसका आएगा? ऋणायन का। और धनायन और ऋणायन के बीच में हम थोड़ा सा गैप देते हैं, अर्थात थोड़ा सा स्पेस देते हैं। तो लिख देता हूं, NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम, ठीक है ना? सोडियम कौन हो गया आप लोगों का? धनायन, और क्लोरीन कौन हो गया आप लोगों का? ऋणायन, ठीक है ना? तो सोडियम क्लोराइड लिखते वक्त तो धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, जैसे कि इसको हम किस तरीका से लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना? ये नाम किसका हो गया? धनायन का हो गया। ये नाम किसका हो गया? ऋणायन का हो गया। और इस धनायन और ऋणायन के बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेस दे दिया, अर्थात थोड़ी सी हम लोगों ने खाली जगह छोड़ दी। देखो, सोडियम क्लोराइड का नाम कभी भी हम इस तरीका से नहीं लिखते। कभी भी आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड का नाम इस तरीका से नहीं देखा होगा। सोडियम क्लोराइड, इनको मिलाकर हम कभी नहीं लिखते इस तरीका से, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड का जो नाम लिखा है ये पूरी तरीका से गलत है। सोडियम क्लोराइड का नाम हम इस तरीका से लिखते हैं, पहले नाम किसका लिखते हैं? धनायन का लिखते हैं, उसके बाद नाम किसका लिखते हैं? ऋणायन का लिखते हैं, और इस धनायन और ऋणायन के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, अर्थात थोड़ी सी हम खाली जगह छोड़ देते हैं। तो जिस तरीका से इस सामान्य लवणों का नामकरण किया जाता है, मतलब नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसी तरीका से हम लोग उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले नोमेनक्लेचर किसका किया जाता है? धनायन का, उसके बाद नोमेनक्लेचर किसका किया जाता है? ऋणायन का, और उस धनायन और ऋणायन के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? अब देखो, मैं आप लोगों के लिए 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन 4 एग्जाम्पलों के आधार पर मैं आप लोगों के लिए यह समझाऊंगा कि आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स में कैसे पहचान करोगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, या हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, या हमारा कॉम्प्लेक्स उदासीन है।
इसकी पहचान करने का मैं आप लोगों के लिए तरीका बता देता हूं, ठीक है ना भाई। जब कॉम्प्लेक्स की पहचान करना आ जाएगा तभी तो आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर पाओगे। इसलिए 4 एग्जाम्पलों के आधार पर मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा कि धनात्मक संकुल की पहचान क्या होगी, ऋणात्मक संकुल की पहचान क्या होगी और उदासीन संकुल की क्या पहचान होगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और चारों एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं, ये चारों एग्जाम्पल आप लोगों के बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल एक अलग है, ये एग्जाम्पल एक अलग है, ये एग्जाम्पल एक अलग टाइप का और ये एग्जाम्पल आप लोगों का एक अलग टाइप का। बात समझ में आ गई तो चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, पहला जो वर्ड होता है ना वो हमेशा कौन सा होता है, धनात्मक, और जो दूसरा वर्ड होता है वो हमेशा कौन सा होता है, ऋणात्मक। पहला कौन होता है, धनात्मक, और दूसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक। कभी भी हम NaCl को ऐसा नहीं लिखते, कभी भी आप लोगों ने NaCl को इस तरीका से नहीं देखा होगा, ये फॉर्मूला पूरी तरीका से गलत है। NaCl को हम किस तरीका से लिखते हैं, इस तरीका से लिखते हैं। मतलब पहले किसको लिखा जाएगा, धनायन को, और दूसरा किसको लिखा जाएगा, ऋणायन को। पहला स्टेप आप लोगों का किसका होगा, धनायन का, और दूसरा स्टेप आप लोगों का किसका होगा, ऋणायन का। तो उसी तरीका से हम लोगों को कॉम्प्लेक्स में करना है। देखो आप लोगों को पता है ये कॉम्प्लेक्स की निशानी हो गई, ये बड़ा कोष्टक हो गया। बड़ा कोष्टक के अंदर कौन होती है, मेटल होती है, और मेटल से जुड़े हुए लिगेंड होते हैं। पहला स्टेप हमेशा किसका होता है, धनात्मक का, और दूसरा स्टेप हमेशा किसका होता है, ऋणात्मक का। तो देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का कॉम्प्लेक्स। यहां पर इस कॉम्प्लेक्स से पहले कोई ना कोई चीज जो दे रखी होती है वो कौन होते हैं, सिंपल आयन। जैसे कि ये जो पोटेशियम है ना, ये बच्चों लिगेंड नहीं है, ये कौन है आप लोगों का, सिंपल आयन, ठीक है ना। क्या होगा ये आप लोगों का, सिंपल आयन। क्योंकि लिगेंड हम उनको मानते हैं जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी चीज हुई वो लिगेंड नहीं होता, वो क्या होते हैं, सिंपल आयन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला स्टेप कौन हो गया आप लोगों का, ये पोटेशियम, और दूसरा स्टेप कौन हो गया आप लोगों का, कॉम्प्लेक्स। तो जो पहला वाला स्टेप है ना उसको हमेशा आप लोग क्या मानोगे, पॉजिटिव, और दूसरे वाले स्टेप को आप लोग हमेशा क्या मानोगे, नेगेटिव। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। देखो बच्चों, चाहे वो आप लोगों का सिंपल आयन हो, चाहे वो आप लोगों का उपसंयोजक यौगिक हो, पहला स्टेप हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा स्टेप हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हो गया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ है, और ये तो पूरा आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यदि ये पहला स्टेप हुआ तो पहले स्टेप पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और दूसरे स्टेप पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर पहला स्टेप कौन हो गया, पोटेशियम हो गया, और दूसरा स्टेप आप लोगों का कौन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से समझना, जो पहला वाला स्टेप है उस पर पॉजिटिव हो गया और दूसरा वाले स्टेप पर नेगेटिव हो गया। तो ये बताइए आप लोग, क्या मुझे ये बताइए आप लोग कि इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये निकला कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन है, ऋणात्मक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आप लोगों को क्या होगा, ऋणात्मक संकुल। कौन सा होगा ये बच्चों, ऋणात्मक संकुल। क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या संकुल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, या ऋणात्मक। क्योंकि केमिस्ट्री हमारी किसकी चल रही है, मेटल और लिगेंड की, और ये मेटल और लिगेंड किसमें प्रेजेंट होते हैं, इस संकुल में या इस बड़े कोष्टक में। बात समझ में आ गई ना। पहला स्टेप हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा स्टेप हमेशा नेगेटिव होता है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा हो गया, ऋणात्मक संकुल। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। इस वाले की पहचान करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक है, या ये कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, या ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों का उदासीन है। तो अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताइए कि पहले वाला स्टेप हमेशा पॉजिटिव का होता है और जो दूसरा वाला स्टेप होता है वो किसका होता है, नेगेटिव का। तो कॉमन सी बात है, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो पहले वाले स्टेप पर इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव, और ये दूसरा वाला स्टेप है, इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों को क्या हो गया, धनात्मक। तो यहां पर लिख दो बच्चों, ये हो गया हमारा धनात्मक संकुल, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया धनात्मक संकुल, मतलब ये कौन हो गया, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप लोगों का क्लियर, आप लोग पहचान करना सीख गए। इस वाले एग्जाम्पल को देखो बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल को देखो। यहां पर तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सामने वाले ने पहले से प्लस माइनस दे रखे हैं। देखो यहां पर सामने वाले ने प्लस माइनस नहीं दे रखे हैं, हमने अपने मन से माने हैं
कि पहले वाला स्टेप ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला स्टेप नेगेटिव हो गया। यहां पर भी सामने वाले ने प्लस माइनस नहीं दिया था, हमने अपने मन से माना है कि पहले वाला स्टेप पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला स्टेप नेगेटिव हो गया। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर तो सामने वाले ने पहले से दे रखा है, भाई इस पर प्लस के 3 दे रखा है और इस पर क्या दे रखा है, माइनस के 3। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि ये कौन हो गया, हमारा धनात्मक संकुल हो गया और ये हम लोगों को कौन हो गया, ऋणात्मक संकुल। तो लिख दो, ये कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, ये हो गया हमारा धनात्मक संकुल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक संकुल, ठीक है ना। और इस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन हो गया, हमारा ऋणात्मक संकुल, ये हो गया ऋणात्मक संकुल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, देखो बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा हुआ जिस पर सामने वाले ने पहले से प्लस माइनस दे रखे, उनमें किसी भी बच्चे को धनात्मक या ऋणात्मक संकुल की पहचान में कोई दिक्कत नहीं है। जिस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, धनात्मक, और जिस कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो गया वो कौन सा हो गया, ऋणात्मक संकुल। और वैसे भी आप लोग पता लगा सकते हो, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, तो कॉमन सी बात है, पहले वाले स्टेप पॉजिटिव का हो गया और दूसरे वाला स्टेप नेगेटिव का हो गया। ऐसे भी पता लगा सकते हो, इसका मतलब ये धनात्मक संकुल हो गया और ये आप लोगों को कौन सा हो गया, ऋणात्मक संकुल। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए बच्चों, आप लोग देखो, ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स से पहले और कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं उदासीन संकुल। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिन कॉम्प्लेक्सों के अंदर कॉम्प्लेक्स से पहले और कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ऐसे संकुल हमेशा कौन से होते हैं, उदासीन संकुल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसे संकुल होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, उदासीन संकुल, ठीक है ना। कौन से संकुल होते हैं, उदासीन संकुल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं रूल नंबर 1 को। देखो बच्चों, रूल नंबर 1 में आईयूपीएसी ने यह बात बोली थी कि जिस तरीका से सामान्य लवणों का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है, पहले नाम धनांक लिखा जाएगा, फिर नाम ऋणांक लिखा जाएगा, और इस धनान और ऋणांक के बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं, इसलिए सामान्य लवण NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इस तरीका से थोड़ा स्पेस रखते हैं। NaCl का नाम कभी भी हम मिलाकर नहीं लिखते हैं, ये नाम लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। और पहला नाम हमेशा किसका होता है, धनायन, मतलब जो पहला वाला स्टेप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला स्टेप कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। हम NaCl का या किसी का भी फॉर्मूला इस तरीका से लिखते हैं, ना कि इस तरीका से लिखते हैं, क्योंकि इसमें पहले कौन आ रहा है, ऋणायन आ रहा है, फिर धनायन आ रहा है, जो कि किसी का भी फॉर्मूले के लिए गलत तरीका है। तरीका क्या सही होगा, पहले हम धनायन को लिखते हैं और उसके बाद हम किसको लिखते हैं, ऋणायन को। तो जिस तरीका से सामान्य लवणों का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है, उसी तरीका से ये कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं, अर्थात ये जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, इनका नाम भी 2 शब्दों में लिखा जाता है। पहले नाम किसका लिखा जाएगा, धनायन का लिखा जाएगा, उसके बाद आप नाम किसका लिखोगे, ऋणायन का। तो धनायन और ऋणायन की मैंने आप लोगों के लिए पहचान बता दी कि पहला वाला स्टेप हमेशा पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला स्टेप हमेशा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला वाला स्टेप ये हो गया, दूसरा वाला स्टेप ये हो गया, तो इस पर पॉजिटिव हो गया, इस पर नेगेटिव हो गया। कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये ऋणात्मक संकुल हो गया। इस वाले एग्जांपल में भी यही बात बोली थी कि ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, पहले वाले स्टेप पर पॉजिटिव और दूसरे वाले स्टेप पर नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज बन रहा है, धनात्मक, तो ये हमारा धनात्मक संकुल हो गया। इस वाले एग्जाम्पल में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने पहले से ही इस पर प्लस दे रखा है, इस पर माइनस दे रखा है, तो जिस पर प्लस दे रखा है वो धनात्मक संकुल हो गया और जिस पर माइनस दे रखा है वो कौन सा हो गया, ऋणात्मक। और वैसे पता लगाना चाहो तो वैसे पता लगा लो, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, तो पहले वाले स्टेप पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले स्टेप पर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। और जो एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने ये बताई है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में यदि कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी नहीं है, तो ऐसे जो संकुल होते हैं वो कौन होते हैं, आप लोगों के उदासीन संकुल, अर्थात न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों आप लोगों का रूल नंबर 1 होता है। अभी इन सबका मैं आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करूंगा, पहले मैं आप लोगों के लिए पूरे रूल बता देता हूं। रूल बताने के बाद ये जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इन सबका आईयूपीएसी पद्धति में आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कशन करते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 के अंदर आईयूपीएसी ने यह बात बोली थी कि भाई माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ
उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते वक्त केवल उसका नाम लिखते हैं, उसकी संख्या को शो नहीं करते। कैसे? एग्जाम्पल के आधार पर एक्सप्लेन करता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि आईयूपीएसी ने अपने रूल नंबर 2 में ये बात बोली थी कि माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते वक्त केवल उसका नाम लिखते हैं, उसकी हम संख्या को शो नहीं करते। किस तरीका से? इन दोनों एग्जाम्पलों को, इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर आप लोगों के लिए रूल नंबर 2 को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, रूल नंबर 2 को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं दोनों कॉम्प्लेक्स को यहां पर लिख देता हूं। देखो बच्चों, एक तो मैंने लिख दिया K4 FeCN का होल 6, ठीक है ना, K4 FeCN को होल 6, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों का ये हो गया CuNH3 का होल 4 और ये हो गया बच्चा Col2, ठीक है ना। मैंने क्या बात बोली है कि आईयूपीएसी ने अपने रूल नंबर 2 के अंदर ये बात बोली थी कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते वक्त उसका केवल नाम लिखते हैं, उसकी हम संख्या को शो नहीं करते। जैसे कि यहां पर पोटेशियम कितने 4 हैं, तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते वक्त इसको हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे, क्योंकि बच्चों कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद जो भी चीज जुड़ी होती है वो सिर्फ सिंपल आयन होते हैं, लिगेंड नहीं होते, और सिंपल आयनों के लिए कभी भी हम संख्या को शो नहीं करते। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, ये हुआ वो कौन हुआ आप लोगों का? सिंपल आयन हुआ। क्या हुआ? सिंपल आयन। कोई भी चीज को लिगेंड तभी माना जाएगा जब वो इस बड़े कोष्टक के अंदर होगा, जैसा कि CN यहां पर लिगेंड है। क्यों? क्योंकि CN इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है या इस बड़े कोष्टक के अंदर है। तो बड़े कोष्टक के अंदर कोई भी चीज प्रेजेंट हुई वो या तो मेटल होगी या लिगेंड होगा, ठीक है ना। और बड़े कोष्टक या इस कॉम्प्लेक्स के बाहर ये कौन हो गई? लेफ्ट साइड, और ये कौन सी हो गई? राइट साइड। लेफ्ट या राइट की तरफ या कॉम्प्लेक्स से पहले कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा होता है, वो सारे के सारे कौन होते हैं? सिंपल आयन होते हैं। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते वक्त उनका सिर्फ हम नाम लिखते हैं, उसकी संख्या शो नहीं करते। जैसे कि अभी रूल बताने के बाद इसका जब मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूंगा तो यहां पर मैं इसका नाम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखूंगा, सिर्फ पोटेशियम लिखूंगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स से पहले वाला स्टेप हो गया, और यहां पर देखो ये कॉम्प्लेक्स के बाद हो गए भाई, ये कॉम्प्लेक्स हो गए तो कॉम्प्लेक्स के बाद ही होता हुआ, तो ये भी आप लोगों का कौन हो गया? सिंपल आयन, ठीक है ना। ये भी कौन हो गया आप लोगों का? सिंपल आयन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स से पहले कोई चीज जुड़ी हो या कॉम्प्लेक्स के बाद कोई चीज जुड़ी हो, वो कौन होते हैं? सिंपल आयन होते हैं। तो उनका सिर्फ नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या नहीं लिखी जाती। जैसे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब करूंगा तो इसका नाम मैं डाइक्लोराइड नहीं लिखूंगा, केवल क्लोराइड लिखूंगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, ये हो जाता है आप लोगों का रूल नंबर 2, ठीक है। अब हम रूल नंबर 3 पर डिस्कशन करते हैं। रूल नंबर 3 में आईयूपीएसी ने यह बात बोली थी कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो पहले नाम हमेशा लिगेंडो का लिखा जाता है, उसके बाद नाम किसका लिखा जाएगा? मेटल का, और मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिख दो। मैं एक बार फिर से अपने रूल नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों, रूल नंबर 3 के अंदर आईयूपीएसी ने यह बात बोली थी कि जब हम आईयूपीएसी पद्धति में किसी कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिखने के बाद फिर नाम किसका लिखा जाएगा? मेटल का। और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम मेटल के साथ लिखेंगे, लेकिन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम रोमन संख्या में लिखेंगे। रोमन संख्या का मतलब आप लोग जानते ही हो, जैसे कि माना कि किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आई तो उसको हम इस तरीका से लिखेंगे, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई तो उसको हम इस तरीका से लिखेंगे, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई तो उसको हम इस तरीका से लिखेंगे, 4 आई तो रोमन संख्या में इस तरीका से लिखेंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना? कि किसी भी मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आई तो रोमन संख्या में हम 1 को इस तरीका से लिखते हैं। यदि किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकल कर आ रही है तो आईयूपीएसी पद्धति में जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो रोमन संख्या में 2 को हम ऐसे लिखते हैं। और यदि किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई तो रोमन संख्या में 3 को हम इस तरीका से लिखते हैं। 4 को, 5 को, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम किस में लिखेंगे? रोमन संख्या में। बात समझ में आ गई ना? कि कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते वक्त पहले नाम किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का लिखा जाएगा,
उसके बाद नाम किसका लिखा जाएगा, मेटल का लिखा जाएगा, और मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस में लिखते हैं, रोमन संख्या में। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। ये आईयूपीएसी का बच्चों रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आप लोगों के आईयूपीएसी के 3 नियम हो गए। अब मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी के चौथे नियम को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। आईयूपीएसी ने उपसहसंयोजक यौगिकों के नोमेनक्लेचर के लिए जो अपना चौथा नियम दिया था, तो चौथे नियम में उसने एक बात बोली थी कि माना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स यदि आप लोगों का धनात्मक हुआ या फिर आप लोगों का उदासीन हुआ, तो जब हम मेटल का नाम लिखेंगे तो डायरेक्ट हम मेटल का नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप नियम पर फोकस कीजिए। मैं फिर से बता देता हूं, आईयूपीएसी ने अपना चौथे नियम में यह बात बोली थी कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक हुआ या उदासीन हुआ, तो मेटल का हम सीधे नाम लिखेंगे और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिख देंगे। लेकिन यदि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक हुआ, तो जब हम मेटल का नाम लिखेंगे ना, तो मेटल के नाम के पीछे हम 8 लगा देंगे। किस तरीका से लगा देंगे वो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर बता देता हूं। बात समझ में आ गई ना। कि यदि हमारा कॉम्प्लेक्स धनात्मक या उदासीन हुआ तो सीधे मेटल का नाम लिखेंगे। जैसे कि ये Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन, तो डायरेक्ट इसको आयरन लिखेंगे। लेकिन यदि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक हुआ तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगा देंगे, तो ये आयरन ना लिख के इसको हम क्या लिखेंगे, फेरेट। तो कुछ मेटल है उनके मैं नाम लिख के बता देता हूं, आप लोग बोर्ड पर देखना। देखो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखना, मैं नाम यहां पर लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों का ये स्टेप भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि Cr, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये हो गया बच्चों जिंक। ठीक है ना। इनके मैं बता देता हूं कि इनमें 8 किस तरीका से लगाते हैं, और जब 8 लगाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं कि यदि हमारा कॉम्प्लेक्स धनात्मक या उदासीन हुआ तो सीधे मेटल का नाम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लेकिन यदि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक हुआ तो मेटल का नाम लिखते वक्त उसके नाम के पीछे हमें 8 लगा देना है। जैसे कि Cr को हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम बोलते हैं, लेकिन ऋणात्मक संकुल में इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमेट। इसको हम इस तरीका से लिखेंगे, मतलब नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। Mn को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीज, लेकिन ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। 8 लग जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट। ये लग गए बच्चों 8। Fe को वैसा हम क्या बोलते हैं, आयरन, लेकिन ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स में इसको हम क्या बोलेंगे, फेरेट, मतलब नाम के पीछे 8 लग जाएगा। तो ये हो गया फेरेट। ये क्या होगा, फेरेट, इसमें भी 8 लग गया। CO को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट तभी लिखा जाएगा जब हमारा कॉम्प्लेक्स या तो धनात्मक हुआ या उदासीन हुआ। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। मैं लिख देता हूं, कोबाल्टेट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मेटल के नाम के पीछे 8 लग गया। Ni को हम क्या बोलते हैं, निकलेट। Ni को हम क्या बोलते हैं, निकलेट, इसमें भी 8 लग गया। Cu को हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रेट, यहां पर भी 8 लग गया। Zn को बच्चों बोलते हैं हम जिंकेट, Zn को हम क्या बोलते हैं, जिंकेट। पहले तो ये बात बताओ, सभी बच्चों के ये रूल नंबर 4 समझ में आ गए ना। एक बार फिर से मैं बच्चों आप लोगों के लिए रूल नंबर 4 को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आईयूपीएसी ने जो रूल नंबर 4 दिया था, उस रूल नंबर 4 में उसने ये बात बोली थी कि माना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स यदि धनात्मक हुआ या उदासीन हुआ तो सीधे मेटल का नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखेंगे। जैसे कि Cr को हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम, तो डायरेक्ट क्रोमियम लिखेंगे। इसको मैग्नीज लिखेंगे, इसको आयरन लिखेंगे, इसको कोबाल्ट लिखेंगे, इसको निकल लिखेंगे, इसको हम कॉपर लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, जिंक। ये तब लिखा जाएगा जब हमारा संकुल या तो धनात्मक होगा या उदासीन होगा। लेकिन यदि हमारा संकुल ऋणात्मक हुआ, इस तरीका से यदि हमारा संकुल ऋणात्मक हुआ तो जब हम मेटल का नाम लिखेंगे तो मेटल के नाम के पीछे हम 8 लगा देंगे। जैसे कि कुछ मेटल मैंने आप लोगों के सामने लिख रखी है। देखो एक बात मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, पहले एक काम करता हूं, पहले इनको बता देता हूं। Cr को ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स में हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट, 8 लगा दिए नाम के पीछे। Mn को क्या बोलते हैं, मैग्नेट, 8 लगा दिया। Fe को क्या बोलते हैं, फेरेट, 8 लगा दिया। CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्टेट, 8 लगा दिया। Ni को हम क्या बोलते हैं, निकलेट, 8 लगा दिया।
सी को हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रेट, 8 लगा दिया। और जेडन को हम क्या बोलते हैं, जिंकेट, इसके नाम के पीछे भी 8 लगा दिया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मेटल है, उन सभी मेटलों के नाम के पीछे मैंने 8 लगा रखा है। तो आप लोगों के मैंने जो नोट्स लिखा रखे हैं, उन नोट्सों के अंदर आप लोगों को सभी मेटल देखने को मिल जाएंगी जिनके नाम के पीछे 8 लगा हुआ है। यहां पर मेन मेटल लिख दी, इसके अलावा कुछ और भी मेटल है, उन सभी के नाम के पीछे 8 लगा हुआ है। वो मैंने आप लोगों के 12th क्लास के नोट्सों के अंदर लिख रखी है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए, क्योंकि उन नोट्सों के अंदर मैंने सारी चीजें बहुत अच्छी तरीका से लिख रखी है। और नोट्सों के लिए मैंने आप लोगों के लिए बता दिया बच्चों, राम चतुर्वेदी एकेडमी जो ऐप है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से प्ले स्टोर से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्लास 11th के और क्लास 12th के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और नोट्सों की बच्चों आप क्वालिटी देखना, इतनी शानदार तरीका से नोट्स लिखे गए हैं, बहुत ही शानदार तरीका से। उनकी लैंग्वेज को देखना, मैंने लैंग्वेज को इतनी शानदार तरीका से एक्सप्लेन कर रखा है कि आपके नोट्सों में लिखा एक एक वर्ड आप लोगों को समझ में आएगा। और जो मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ये बच्चों मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। तो सभी बच्चों के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो जितने भी मेटल है जो आवश्यक है वो तो मैंने लिख दी, बाकी की और मेटलों के पीछे जो 8 लगा हुआ है वो आप लोगों को नोट्सों में मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये आईयूपीएससी का रूल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब ठीक है, हम आईयूपीएससी के रूल नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो बच्चों, आईयूपीएससी ने अपने रूल नंबर 5 में ये बात बोली थी कि माना कि कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में यदि एक से ज्यादा लिगेंड हुए तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा। जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आप लोग सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखना। एक काम करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले को मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, और यहां पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैं ये बोल रहा हूं, पहले तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया CO NH3 का होल थ्राइज, और ये ले दिया मैंने Cl3। ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स हो गया। और मैं आप लोगों की रूल नंबर 5 को दोबारा से बोलता हूं। रूल नंबर 5 में आईयूपीएससी ने क्या बात बोली है? आईयूपीएससी ने ये बात बोली है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि एक से ज्यादा लिगेंड हुए तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा। जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। जैसे कि ये आप लोगों की कौन हो गई, मेटल हो गई, और इसमें 2 टाइप के लिगेंड हो गए। एक लिगेंड आप लोगों का NH3 हो गया और एक लिगेंड आप लोगों का Cl हो गया, क्लोर हो गया। कितने टाइप के लिगेंड हो गए हमारे पास में? 2 टाइप के लिगेंड हो गए। तो यहां पर इस NH3 लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एमेमीन। क्या बोलते हैं? एमेमीन। कोई बच्चा गलती मत कर देना, इस NH3 लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एमेमीन बोलते हैं। और इसमें कितने एम होते हैं? 2 एम होते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये जो Cl लिगेंड है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। तो ये बात बताइए मुझे, अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है या सी पहले आता है? तो कॉमन सी बात है, जब हम ABCD बोलते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? ए, और बाद में कौन आता है? सी। तो जब भी इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएससी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो पहले कौन से लिगेंड को लिखेंगे? एमेमीन को। उसके बाद में हम किस लिगेंड को लिखेंगे? क्लोरो को। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ये ए पहले आता है और सी बाद में आता है। बात समझ में आ गई ना। और एक बात और बेहद इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, आईयूपीएससी ने जो अपने रूल दिए थे, अपने नियम दिए थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते हुए दिए थे। इसलिए जब भी कभी आप आईयूपीएससी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो वो हमेशा इंग्लिश में करना, क्योंकि आईयूपीएससी ने जब अपने नियम दिए थे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते हुए दिए थे, हिंदी लैंग्वेज को बेस मानते हुए नहीं दिए थे। इसलिए किसी भी उपसंयोजक यौगिकों को जब आप आईयूपीएससी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो हमेशा नोमेनक्लेचर आप लोग इंग्लिश में करोगे, हिंदी में नहीं करोगे। हालांकि अगर कोई बच्चा हिंदी में नोमेनक्लेचर कर देता है तो आप लोगों का गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो एक तरीका होता है ना, वो इंग्लिश में ही होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मैं फिर बता देता हूं, आपको आईयूपीएससी पद्धति में जब भी नोमेनक्लेचर करना है, चाहे वो आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो,
चाहे वो आप लोगों के उपसंयोजक यौगिक हों। जब भी आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आप लोग करोगे तो हमेशा इंग्लिश में करोगे, हिंदी में नहीं करोगे। हालांकि हिंदी में कर दिया तो आपका गलत नहीं होगा, मैं दोनों में करके आप लोगों के लिए बता दूंगा कि हिंदी में आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाएगा और इंग्लिश में आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाएगा। ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैंने अभी क्या बात बोली है रूल नंबर 5 में, मैंने रूल नंबर 5 में ये बात बोली है कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड हुए, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड है, NH3 लिगेंड एक अलग है और Cl लिगेंड एक अलग है, तो जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे और जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। और NH3 में कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना, एक एम नहीं होता बेटा, एमीन के अंदर एक एम होता है, लेकिन NH3 लिगेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमेमीन बोलते हैं, और उसमें 2 एम होते हैं। देखो यहाँ पर 2 एम दे रखे हैं, तो ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना, क्योंकि ये सिली मिस्टेक, कुछ बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आप लोगों के लिए कितने नियम बता दिए, 5 नियम बता दिए, ठीक है ना। आईयूपीएसी के कितने नियम बता दिए, 5 नियम बता दिए। अब मैं छठा नियम और 7वां नियम मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले ये जो 4 एग्जाम्पल है ना, इन चारों एग्जाम्पलों का मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता देता हूं, जिससे आप लोगों को एग्जैक्ट ये समझ में आ जाएगा कि आईयूपीएसी पद्धति में हम नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं। एक बार फिर से मैं 5 नियमों को कम शब्दों में बोल देता हूं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला नियम, आईयूपीएसी का पहला नियम क्या था, क्या बात बोली थी आईयूपीएसी ने, कि सामान्य लवणों की तरह संकुल यौगिकों का नाम 2 शब्दों में लिखा जाएगा। पहले नाम धनायन का लिखना है, फिर नाम ऋणायन का लिखना है, और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देना। तो जिस तरीका से सामान्य लवणों का नाम लिखा जाएगा उसी तरीका से उपसंयोजक यौगिकों का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 में आईयूपीएसी ने क्या बात बोली कि किसी भी कॉम्प्लेक्स से पहले या बाद में कुछ भी जुड़ा हुआ उनका सिर्फ नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या नहीं लिखी जाती, क्योंकि वो क्या होते हैं, सिंपल आयन होते हैं, और सिंपल आयनों का हम केवल नाम लिखते हैं, उनकी संख्या नहीं लिखते। रूल नंबर 3 में आईयूपीएसी ने क्या बात बोली थी कि जब भी कभी कॉम्प्लेक्स का नाम कर रहे होते हैं तो पहले नाम लिगेंडो का लिखा जाएगा, उसके बाद नाम मेटल का लिखा जाएगा, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के साथ लिखेंगे, किसमें, रोमन संख्या में, ठीक है। रूल नंबर 4 में आईयूपीएसी ने क्या बात बोली है कि यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स धनात्मक या उदासीन हुआ तो हम सीधे मेटल का नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स हमारा ऋणात्मक हुआ तो मेटल का नाम लिखते वक्त उनके नाम के पीछे हम लोगों को क्या लगा देना है, 8 लगा देना है। ये आईयूपीएसी का चौथा नियम हो गया। आईयूपीएसी का जो 5वां नियम, उसने क्या बात बोली थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में यदि एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हुए तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। ये 5 नियम आपके कंप्लीट। चलो ठीक है, छठा 7वां नियम बाद में बताऊंगा, उससे पहले इन चारों के मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करके बता देता हूं। पूरे बच्चे बोर्ड की तरफ देखते रहना, मैं इनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहा हूं। पहले तो इसको मिटा देता हूं जिससे कि मेरे पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना। और पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ बना के रखो। देखो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। तो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं जिससे कि नाम करने के लिए जगह हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए समझा तो मैंने दिया है, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता करना है कि जिस कॉम्प्लेक्स का हम आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स धनात्मक है या कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है या कॉम्प्लेक्स उदासीन है। तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है या नहीं लगाना है। तो पहला स्टेप ये देखते हैं। एक सेकंड के लिए इस प्लस माइनस को मैं हटा देता हूं, क्योंकि स्टेप बाय चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैंने क्या बात बोली है कि पहले वाला स्टेप हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला स्टेप हमेशा नेगेटिव होता है। ये पहले वाला स्टेप हो गया, ये दूसरा वाला, तो कॉमन सी बात है, इस पर प्लस और इस पर माइनस, इस पर प्लस हो गया और इस पर माइनस। एक बात तो हमारा क्लियर हो गई कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन है, ऋणात्मक, तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा। चलो ठीक है, अब आईयूपीएसी पद्धति में इस कॉम्प्लेक्स का हम नाम करते हैं। देखो बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स से पहले हो गया,
कॉम्प्लेक्स से पहले ये कौन हो गया आप लोगों का सिंपल आयन हो गया, और सिंपल आयन का केवल हम नाम लिखते हैं, उसकी संख्या नहीं लिखते। तो यहां पर मैं इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखूंगा, सिर्फ पोटेशियम लिखूंगा। तो चलो मैं पोटेशियम लिख देता हूं, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने पोटेशियम। पहला वाला वर्ड बच्चों हमेशा आप लोगों को कैपिटल रखना है, बाकी के सारे वर्ड आप लोगों को स्मॉल रखने हैं। तो ये हो गया आप लोगों का पोटेशियम। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते वक्त पहला वर्ड हमेशा आप लोगों का कैपिटल में लिखा जाएगा, उसके बाद पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सभी वर्ड आप लोगों के स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो सबको लिख दो। तो देखो मैंने टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा, सिर्फ पोटेशियम लिखा। तो ये नाम किसका हो गया, धनायन का। और धनायन के बाद जब ऋणायन का नाम करूंगा तो थोड़ा सा मैं स्पेस दूंगा। मैंने क्या बात बोली है, क्या धनायन का नाम लिखने के बाद जब ऋणायन का नाम लिखोगे तो धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है। तो चलो ठीक है, करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, पोटेशियम। अब नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स का किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स में पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का, फिर नाम किसका लिखा जाएगा, मेटल का, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन संख्या में लिखेंगे। ठीक है, लिखो बच्चों, थोड़ा सा स्पेस दे दो और लिखो। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो लिख दो यहाँ पर हेक्सा, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, हेक्सा। सीएन को कौन सा लिगेंड बोलते हैं, साइनो, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का हेक्सा साइनो। अब Fe को वैसे तो हम आयरन बोलते हैं, लेकिन हमारा ऋणात्मक संकुल है तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज है, ऋणात्मक, अर्थात नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर इसको आयरन ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे, फेरेट। तो यहां पर लिख दो बच्चों आप लोग फेरेट, ठीक है ना। एक सांस में लिखना है, आप लोगों को स्पेस नहीं देना है। मैं फिर बता देता हूं, धनायन का नाम लिखने के बाद जब ऋणायन अर्थात जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो पूरा नोमेनक्लेचर एक सांस में लिखोगे, आप लोग गैप नहीं दोगे। देखो मैंने कहीं पर भी गैप नहीं दे रखा है, पूरा नाम एक सांस में या पूरा नाम एक राइम में लिखना है। क्या हो गया, हेक्सा साइनो, और इस मेटल के नाम के पीछे 8 लगा दिया, और ये हो गया फेरेट, ठीक है। अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आप लोगों के लिए सिखा रखा है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो यहां पर मेरे पास जगह है, मैं लिख के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देता हूं। ये हो गया K4, ये हो गया FeCN का होल 6, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हम क्या मानते हैं, X मानते हैं। ये लिख दिया मैंने 4, क्योंकि पोटेशियम कितनी है, 4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। ये हो गए बच्चों 4 पोटेशियम हो गए, ठीक है ना। एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1, मैंने लिख दिया। अरे भाई सही है ना, 4 पोटेशियम, एक पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1 लिख दिया। इसका आईयूपी से इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको आप लोगों ने क्या मान लिया, X। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मुझे, तो इसको मैंने क्या मान लिया, X प्लस, ठीक है ना। यहां पर लिगेंड कितने हैं, CN 6, तो मैंने लिख दिया 6। एक CN पर कितना चार्ज होता है, -1, तो मैंने लिख दिया -1, ठीक है ना। और देखो कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है, देखो संकुल पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो बराबर यहाँ पर क्या लिख दो आप लोग, 0, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, OS बराबर X प्लस, मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर, यहां पर लिख देता हूं OS बराबर X प्लस लिगेंडो की संख्या गुना लिगेंडो पर आवेश, लिगेंडो पर आवेश बराबर संकुल पर आवेश, बराबर संकुल पर आवेश। तो देखो संकुल पर आवेश क्या है, 0, तो मैंने आप लोगों के सामने 0 लिख दिया। अब तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गए, +4, ठीक है ना। ये क्या हो गए आप लोगों के +4 प्लस ये हो गए X, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 बराबर क्या हो गया आप लोगों का 0। अब देखो ये माइनस का उधर जाकर किसको हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो X बराबर यहाँ पर हो गया आप लोगों का -4 और प्लस के क्या हो गया आप लोगों का 6। तो कॉमन सी बात है, कैंसिल आउट करके देख लेना। X बराबर आप लोगों का कितने आएगा, +2, ठीक है ना। अर्थात जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी बच्चों, वो +2 निकल के आएगी। और एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव में आती है।
इसलिए गुना भाग करते वक्त कहीं पर मिस्टेक होके अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो समझ जाना आपने गलत कर दिया, क्योंकि आपका आंसर अर्थात जो एक्स की वैल्यू है वो आप लोगों की प्लस में आनी चाहिए, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में नहीं आती। मेटल का काम हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का होता है, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव में आती है। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई है, +2। अब +2 को रोमन संख्या में हम कैसे लिखते हैं? अरे सही है ना भाई, +2 को रोमन संख्या में हम ऐसे ही तो लिखते हैं। ये लो, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में लिख दिया, रोमन संख्या में लिख दिया, और ये इस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ भी जुड़ा हुआ उसका सिर्फ नाम लिखते हैं, उसकी संख्या को शो नहीं करते। यहां पर टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा, सिर्फ पोटेशियम लिखा। ये नाम किसका होगा? धनायन का। तो जब धनायन से ऋणायन का नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो धनायन से ऋणायन के बीच में मैंने क्या दे दिया, थोड़ा सा स्पेस। तो अब नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स का किया जाएगा, और नोमेनक्लेचर किधर से होगा? लेफ्ट से राइट। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, लेफ्ट और राइट में कभी भी कंफ्यूज हो ना आप लोग, तो हमेशा एक बात याद रखना कि हम जिस साइड से लिखते हैं ना वो साइड हमेशा हमारी लेफ्ट साइड होती है। तो इस बोर्ड पर मैं इधर से ही तो लिख रहा हूं, तो मेरे लिए इस बोर्ड पर ये साइड कौन सी हो गई? लेफ्ट साइड हो गई, और ये साइड मेरे लिए कौन सी हो गई? राइट साइड। तो नोमेनक्लेचर लेफ्ट से राइट की ओर किया जाएगा, मतलब इधर से इधर की ओर नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो पहले किसको लिखा? पोटेशियम को। पोटेशियम अर्थात धनायन को लिख दिया, ऋणायन को लिखते बाद थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ठीक है ना। फिर कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते वक्त पहले नाम हम किसका लिखेंगे? लिगेंड का। फिर नाम किसका लिखेंगे? मेटल का। कितने लिगेंड है? 6, तो लिख दिया हेक्सा। सीएन को क्या बोलते हैं? साइनो। और ये हमारा ऋणात्मक संकुल है, तो यहां पर मेटल को आयरन नहीं लिखेंगे, इसके नाम के पीछे 8 लगानी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? फेरेट। और इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखनी है। तो इस तरीका से रफ वर्क करके, फियर में नहीं करनी है आप लोगों को, कॉपी के रफ वर्क में आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर लेना, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है उसको रोमन संख्या में आप लोग उसके साथ लिख दोगे। बात समझ में आ गई ना? और पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, उसके बाद सभी वर्ड आप लोगों के स्मॉल में लिखे जाएंगे, और जब भी कभी कॉम्प्लेक्स का नाम किया जाएगा तो पूरा नाम आप लोगों को एक सांस में लिखना है, आप लोगों को गैप नहीं देना है। देखो कॉम्प्लेक्स का जब मैंने पूरा नाम लिखा है तो बच्चों एक सांस में लिखा है, एक रैम के अंदर लिखा है, मैंने कहीं पर भी गैप नहीं दिया है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो इस तरीका से आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। चलो ठीक है, इसका नाम हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नोमेनक्लेचर इसका करते हैं, तो पहला स्टेप वही होगा हमारा। सबसे पहले हम लोगों को पता करना है कि जो हम कोई भी हमसे आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करवा रहा है, तो पहले कॉम्प्लेक्स की पहचान करते हैं कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, या कॉम्प्लेक्स उदासीन है। तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है या नहीं लगाना है। चलो चेक करते हैं। मैंने क्या बात बोली है कि पहले वाला स्टेप हमेशा प्लस का होता है, और दूसरे वाला स्टेप हमेशा किसका होता है? माइनस का। तो पहले वाला स्टेप प्लस का हो गया, दूसरे वाला स्टेप किसका होगा? माइनस का। पहले वाला स्टेप प्लस का हो गया, इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा? धनात्मक है। तो अब हम मेटल के नाम के पीछे 8 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे। तो सीयू को हम क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। तो डायरेक्ट इस मेटल का नाम लिखेंगे, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन संख्या में इसके साथ लिखेंगे। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। तो पहले स्टेप में पहले नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा? लिगेंड का। उसके बाद नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा? मेटल का। तो चलो करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर 4 NH3 है, 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा। पहला वर्ड आप लोगों को कैपिटल में लिखना है। ये पहला वर्ड आप लोगों ने कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, ये मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। पहला वर्ड आप लोगों ने कैपिटल में लिख दिया, टेट्रा। NH3 लिगेंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एमेमीन। तो ये मैंने क्या लिख दिया? एमेमीन। यहां पर डायरेक्ट मेटल का नाम लिखना है, तो यहां पर लिख दो कॉपर, ठीक है ना, कॉपर। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल के देख लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आएगी। तो आप लोग इस तरीका से रोमन संख्या में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड निकाल दोगे। पहले तो मैं ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना? मैं फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने प्रत्येक बच्चे को निकालना बता रखी है, इसका अलग से लेक्चर ले रखा है। आप वहां पर जाकर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखिए, ये फॉर्मूले लिखा है, आप लोग आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको एक्स मान लेना। और लिगेंडों पर आप लोगों को पता है, चार्ज का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सभी
लेक्चर में आप लोगों की ले चुका हूं और नोट्सों के अंदर सबके ऊपर मैंने चार्ज शो कर रखे हैं, तो आप लोग नोट्सों को देख लेना, ठीक है ना। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी उसको एक्स मान लेना और आगे जो भी स्टेप है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना, ठीक है ना। चलो मैं फिर से बताता हूं। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का, उसके नाम किसका लिखा जाएगा, मेटल का। लिगेंड का नाम लिखा, पहला वर्ड हम लोगों ने किस में लिखा है, कैपिटल में, बाकी के सभी वर्ड हमारे स्मॉल में, और पूरे वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर टेट्रा NH3 लिगेंड को एमेमीन, यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉपर लिखेंगे क्योंकि धनात्मक संकुल है, और यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की कितनी निकल का, ये सेकंड, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हमें Cl2 लिखना है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि यहाँ पर Cl2 लिगेंड नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर है, ये सिंपल आयन है, तो यहाँ पर केवल डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे, डाई नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, केवल क्लोराइड लिखेंगे, तो लिख दो, लेकिन गैप देना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा आप लोगों को, वो इसलिए क्योंकि धनात्मक का नाम लिखने के बाद जब ऋणात्मक का नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को गैप देना है, तो दे दीजिए गैप और IUPAC नोमेनक्लेचर कर दीजिए। तो देखो बच्चों यहां पर देख लो, इसका हो गया, थोड़ा सा स्पेस दे देना, गैप दे देना यहां पर और लिख देना क्लोराइड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, तो इसका भी IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गया। और हिंदी में अगर करो तो हिंदी में जैसे कि मैं इसका नाम करूं तो हिंदी में भी इस तरीका से मिला के करना है, जैसे कि इसका नाम लिखूं तो ऐसे लिख देना, देखो इसको नाम लिख देना सोडियम, ये नाम लिख दिया इस तरीका से सोडियम, अगर हिंदी में करना चाहो, और इन सबको मिला के लिखना है, जैसे कि ये लिख दिया सोडियम पे थोड़ा सा गैप दे देना, फिर लिख देना हेक्सा हेक्सा साइनो हेक्सा साइनो फेरेट, और इस तरीका से आप लोग सेकंड में लिख दोगे, लेकिन ये सब आपको मिलाकर लिखना है, इनमें बच्चों आप लोगों को गैप नहीं देना है। ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, और धनायन और ऋणायन के बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया, इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, इसको मिटा देता हूँ। ये हो गया आप लोगों का धनायन, और ये पूरा ऋणायन मैंने मिला के लिखा है, और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दिया। तो अगर कोई बच्चा हिंदी में IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहा है तो हिंदी में IUPAC नोमेनक्लेचर ऐसे करोगे, ये लिख दिया सोडियम, और जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे तो सबको मिलाकर लिखना है, धनायन और ऋणायन के बीच में स्पेस देकर इस पूरे को इस तरीका से मिलाकर लिखना है, और उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरीका से रोमन संख्या में लिख देना, ठीक है ना। अगर हिंदी में नोमेनक्लेचर करोगे तो इस तरीका से, और इंग्लिश में नोमेनक्लेचर करोगे तो इस तरीका से। लेकिन मैं तो सभी बच्चों के लिए एक ही सलाह देता हूं कि आप लोग जब भी IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करोगे तो आप लोग किस में करोगे, इंग्लिश में। पहला वर्ड कैपिटल में रखना है, बाकी के सभी वर्ड आप लोगों को स्मॉल में रखने हैं, और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का मैंने आप लोगों के लिए IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बता दिया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड का बता दिया, अब मैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड का भी मैं आप लोगों के लिए IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर कर देता हूं। तो देखो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पर इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करता हूँ। तो देखते रहिए बच्चों आप सभी लोग, देखो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये लो, क्योंकि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शकल से ही पता लग रहा है। चलो ठीक है, अब इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जब भी कभी IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो पहले आप लोगों को कॉम्प्लेक्स का पता करना है कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है, या कॉम्प्लेक्स उदासीन है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इस पर प्लस के 3 है तो ये धनात्मक संकुल है, तो डायरेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे, और ये ऋणात्मक संकुल है तो मेटल का नाम लिखेंगे, तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगा देंगे। ये बात IUPAC बोल रही है। चलो नोमेनक्लेचर करते हैं, पहले नाम धनायन का किया जाएगा, फिर नाम ऋणायन का किया जाएगा, और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देना। चलो ठीक है करते हैं। देखो बच्चों नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूं। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। पहला वर्ड आप लोगों को किस में लिखना है, कैपिटल में, बाकी के सभी वर्ड आप लोगों को स्मॉल में लिखने हैं। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। NH3 को हम एमेमीन लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एमेमीन लिगेंड। यहाँ पर डायरेक्ट क्योंकि ये धनात्मक संकुल है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। इसको हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, +3, ठीक है ना, कितनी आ रही है, +3। मैं फिर से बता देता हूँ, पहले नाम लिगेंड के लिखा जाएगा, फिर नाम मेटल का लिखा जाएगा। लिगेंड का लिखते वक्त 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा।
NH3 को एमएमई लिगेंड, ये धनात्मक संकुल है तो इसको डायरेक्ट कोबाल्ट लिखेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है +3। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो बच्चों, ये प्लस और माइनस हमने अपने मन से माने, सामने वाले ने नहीं दे रखी है, इसमें भी सामने वाले ने नहीं दे रखी, इस तरीका से कॉम्प्लेक्स बना रखा है। हम अपने मन में मानते हैं कि पहले वाला स्टेप पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला स्टेप नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर सामने वाले ने पहले से ही कॉम्प्लेक्स पर चार्ज दे रखा है, इस कॉम्प्लेक्स पर +3 चार्ज दे रखा है और इस कॉम्प्लेक्स पर -3 चार्ज दे रखा है। तो यदि सामने वाले ने पहले से ही कॉम्प्लेक्स पर प्लस या माइनस को चार्ज दे रखा है, तो बच्चों जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे मेटल की, तो नाम के पीछे आयन लिखना है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे उसने आयन दे रखे हैं। तो यहां पर मेटल की जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो ना आप लोग, तो थोड़ा सा यहां पर स्पेस देना, इस तरीका से थोड़ा सा स्पेस दे देना और इस तरीका से आप लोग क्या लिख दोगे, आयन। ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी और यहाँ पर ये आयन शो करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले ने पहले से कॉम्प्लेक्स पे क्या दे रखा है, आयन दे रखा, तो आयन। लेकिन इस ऑक्सीडेशन स्टेट और इस आयन के बीच में थोड़ा सा आप लोगों को स्पेस रखना है। अब देखो, इसका नाम कंप्लीट हो गया। अब नोमेनक्लेचर इसका किया जाएगा, तो ये कौन सा है, ऋणात्मक संकुल है, तो थोड़ा सा हम गैप देंगे क्योंकि धनात्मक के बाद जब ऋणात्मक का नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो थोड़ा सा स्पेस रखने हैं। तो अब थोड़ा सा स्पेस फिर दे दीजिए और इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दीजिए। पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का, फिर नाम किसका लिखा जाएगा, मेटल का। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के साथ लिखेंगे और मेटल का नाम लिखते वक्त उसके नाम के पीछे 8 लगाना है क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऋणात्मक, तो लिख दो। ये हो गए बच्चों, थोड़ा सा स्पेस देके स्मॉल ही लिखने हैं क्योंकि पूरा राइम में लिखना है। यहाँ पे लिख दो ट्राई, C2O4 को बोलते हैं ऑक्सीलेटो, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सोलेटो, ठीक है ना, ट्राई ऑक्सोलेटो। CH को, Cr को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट, ठीक है ना, 8 लगा दो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी बच्चों +3, तो +3 निकल के आएगी तो उसको रोमन संख्या में इस तरीका से लिख दोगे और इसका चार्ज को शो कर दो। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, थोड़ा सा स्पेस देकर आयन लिख दो क्योंकि सामने वाले ने चार्ज दे रखा है कॉम्प्लेक्स पर। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखो बच्चों, जब भी सामने वाले ने कॉम्प्लेक्स पर पहले से ही प्लस और माइनस दे रखे हैं तो मेटल की जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो आप लोग, तो थोड़ा सा स्पेस देना और आयन लिख देना है, ठीक है ना। इसका पहले नोमेनक्लेचर धनायन का करोगे, फिर नोमेनक्लेचर ऋणायन का करोगे और धनायन और ऋणायन के बीच में इस तरीका से थोड़ा सा गैप रखना है। लिगेंड का लिखा नाम पहले, 6 को हम हेक्सा बोलते हैं, NH3 को एमेमीन बोलते हैं, CO को कोबाल्ट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिख दी, फिर इस आयन को शो कर दिया गैप करके आयन, क्योंकि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप देके आयन लिख दिया। ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक का नाम लिखते वक्त थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर पहले नाम लिगेंड का, तो ट्राई, C2O4 को ऑक्सीलेटो लिगेंड बोलते हैं, लिख दिया। मेटल, क्योंकि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा। Cr को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो निकालना बता दी, आप लोग निकाल देना। और यहाँ पर -3 सामने वाले ने कॉम्प्लेक्स पर पहले से ही दे रखा है, तो थोड़ा सा गैप देके आप लोगों को क्या लिखना है, आयन लिखना है। बात आप लोगों को समझ में आ गई और इस तरीका से बच्चों आप लोगों का ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलो ठीक है, अब हम उदासीन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। उदासीन कॉम्प्लेक्स की पहचान बता दी, कॉम्प्लेक्स से पहले, या ऐसे बोल दूं कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट साइड की ओर, या कॉम्प्लेक्स के बाद, या ऐसे बोल दूं कॉम्प्लेक्स के राइट साइड की ओर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कौन होते हैं, उदासीन। बाकी का तरीका वही होगा, पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का, फिर नाम किसका लिखा जाएगा, मेटल का, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के साथ रोमन संख्या में लिख देंगे। और मैंने क्या बात बोली है कि धनात्मक और उदासीन संकुल का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करते वक्त डायरेक्ट मेटल का नाम लिखते हैं, 8 नहीं लगाते हैं। 8 तभी लगाया जाएगा जब हमारा संकुल कौन सा होगा, ऋणात्मक। बात समझ में आ गई। चलो इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स का करना है, एक राम में लिखना है, पहला वर्ड कैपिटल में लिखना है। 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा, तो लिख दो टेट्रा। NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमेमीन, तो आप लिख दो एमेमीन। बच्चों PT को हम क्या बोलते हैं, प्लेटिनम, तो डायरेक्ट प्लेटिनम लिख दो, प्लेटिनम। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी तो आप लोग 0 लिख देना। कोई बच्चा ये दिमाग मत लगा देना
कि ऑक्सीडेशन स्टेट यदि मेटल की जीरो आई है तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता, हम तो नहीं लिखेंगे जीरो, गलत हो जाएगा। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की जीरो आ रही है तो आप लोगों को जीरो शो करना पड़ेगा। आप लोग इस तरीका से नहीं कि जीरो नहीं आई है तो नहीं लिखोगे, आप जीरो को शो करोगे। यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पर कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों के सही तरीका से हो जाएगा। देखो इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया NH3 है ये, ठीक है, और इसको मैंने ये बड़े कोष्टक में बंद कर दिया। पहला नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा, लिगेंड का, फिर मेटल का, ठीक है ना। पहला वर्ड किसमें हो गया, कैपिटल में, तो यहाँ पर लिख दो टेट्रा। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। NH3 को क्या बोलते हैं, एमेमीन, एमेमीन। उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, क्या नाम है, प्लेटिनम। डायरेक्ट नाम लिख दो क्योंकि उदासीन संकुल है, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, NH3 एक उदासीन लिगेंड होता है, तो 4 इंटू जीरो करोगे तो जीरो ही आ गया, क्योंकि जब हम जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते तो जीरो आता है। तो अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आ रही है तो आपको जीरो इस तरीका से शो करना पड़ेगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। पूरा यूपीएससी नोमेनक्लेचर जब भी कॉम्प्लेक्स का कर रहे हो तो पूरा एक रैम में लिखा जाएगा, एक सांस में लिखा जाएगा, आप लोग कहीं पर भी गैप नहीं दोगे। बात समझ में आ गई। इसको हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में इस तरीका से लिखोगे, बिल्कुल एक रैम में, इस तरीका से, टेट्रा एमेमीन प्लेटिनम, टेट्रा एमेमीन प्लेटिनम, और इस तरीका से जीरो कर देना और इस तरीका से सबको मिला देना, इस तरीका से। ये लो, इस तरीका से आप लोग किसमें लिखोगे, हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर लिखो तो इस तरीका से लिखना और इंग्लिश के अंदर लिखो तो इस तरीका से लिखना। लेकिन मेरी पर्सनली सलाह यह है कि IUPAC नोमेनक्लेचर हमेशा इंग्लिश में ही किया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो आप लोगों के उपसेसिंग हो। बात समझ में आ गई। ये बच्चों मैंने आप लोगों के लिए IUPAC ने जो 5 नियम बताए हैं शुरू के, वो पांचों नियम बता दिए, पांचों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 4 एग्जाम्पलों के आधार पर, 1 2 3 और 4 एग्जाम्पलों के आधार पर मैंने पांचों नियमों को बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए समझा दिया। किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। अब मैं डिस्कशन करूंगा रूल नंबर 6 के बारे में और रूल नंबर 7 के बारे में। तो रूल नंबर 6 को लिखने से पहले या समझाने से पहले मैं उसका एक एग्जाम्पल लूंगा और उसके एक एग्जाम्पल के आधार पर मैं आप लोगों के लिए रूल नंबर 6 को बताऊंगा। तो पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना और बोर्ड की तरफ रखना। अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो ये बात बताओ, ये सारी चीज आप लोगों को अच्छी तरीका से क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। मैंने बता दी ना कि पहला वर्ड आप लोगों को हमेशा कैपिटल में रखना है, बाकी के सभी वर्ड आप लोगों को स्मॉल के अंदर रखने हैं। ये जितने भी वर्ड हैं स्मॉल के अंदर रखने हैं। और कॉम्प्लेक्स का IUPAC पद्धति में जब नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो पूरा एक सांस में किया जाएगा, गैप नहीं दिया जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा तो पूरा एक सांस में लिखा, और धनायन का नाम लिखने के बाद जब ऋणायन का नाम लिखोगे तो थोड़ा सा स्पेस दे दोगे। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दी, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं डिस्कशन करता हूँ रूल नंबर 6 के बारे में। तो इसको मिटाता हूँ, रूल नंबर 6 का एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर उसके नियम को समझाता हूँ। देखो बोर्ड की तरफ, तो देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों के सामने IUPAC के रूल नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करता हूं कि IUPAC ने उपसंयोजक यौगिकों के नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल नंबर 6 दिया था, तो उस रूल नंबर 6 में उसने क्या बात बोली थी। अब तक मैंने आप लोगों के लिए कितने रूल बता दिए, 5 रूल बता दिए। अब डिस्कशन करूं मैं आप लोगों के लिए रूल नंबर 6 के बारे में। रूल नंबर 6 में IUPAC ने ये बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि कोई ऐसा लिगेंड प्रेजेंट हुआ जिसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अगर ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसके नाम को हम किस में लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। और यदि उस लिगेंड की संख्या 2 हुई तो उसके नाम से पहले बिस लिखेंगे, 3 हुई तो ट्रिस लिखेंगे, 4 हुई तो टेट्राकिस लिखेंगे,
5 हुई तो पेंटाकिस लिखेंगे और 6 हुई तो हेक्साकिस लिखेंगे। इसको मैं बोर्ड पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बताता हूं। आईयूपीएसी ने उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए जो रूल नंबर 6 दिया था, उस रूल नंबर 6 में ये बात बोली थी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि कोई ऐसा लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसके नाम के अंदर यदि डाई लिखा हुआ है, ट्राई लिखा हुआ है, टेट्रा लिखा हुआ है, पेंटा लिखा हुआ है, हेक्सा लिखा हुआ है, तो उसके नाम को हम छोटे कोष्टक में लिखते हैं। और यदि उसकी संख्या 2 हुई तो नाम से पहले बिस लिखेंगे, 3 हुई तो ट्रिस लिखेंगे, 4 हुई तो टेट्राकिस लिखेंगे, 5 हुई तो पेंटाकिस लिखेंगे और 6 हुई तो हेक्साकिस लिखेंगे। वो लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर ईएन लिगेंड की बात हो रही है, तो ईएन लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। ईएन लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। कुछ कुछ बुकों के अंदर ये भी लिखा होता है, तो आप लोग कुछ किसी को भी लिख दो ना, दोनों को मतलब एक ही है, दोनों बिल्कुल समान है। एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। तो देखो, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि ईएन लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। और इसका डिस्कशन हम इससे पहले वाले लेक्चरों में कर भी चुके हैं। इस लिगेंड के नाम में बच्चों क्या आ रहा है? डाई आ रहा है, ठीक है ना। तो यदि कोई भी लिगेंड ऐसा हुआ जिसके नाम में इस तरीका से डाई लिखा मिल गया, या ट्राई लिखा मिल गया, टेट्रा लिखा मिल गया, या पेंटा लिखा मिल गया, या हेक्सा लिखा मिल गया, तो उसके नाम से पहले आप लोगों को क्या लिखनी है वो बोर्ड पर लिख देता हूं। यदि बच्चों उसकी संख्या 2 हुई तो नाम से पहले आप लोग क्या लिखोगे? बिस, ठीक है ना। यदि उसकी संख्या 2 हुई तो नाम से पहले क्या लिखोगे? बिस। यदि उसकी संख्या 3 हुई तो नाम से पहले क्या लिखोगे? ट्रिस। यदि उन लिगेंडों की संख्या 4 हुई तो नाम से पहले क्या लिखोगे? टेट्राकिस। क्या लिखोगे? टेट्राकिस। और यदि उनकी संख्या 5 हुई तो नाम से पहले क्या लिखोगे? पेंटाकिस। और यदि उनकी संख्या 6 हुई तो नाम से पहले क्या लिखोगे आप लोग? हेक्साकिस। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से, जैसे कि ये एथिलीन डाइएमीन हो गया, एक लिगेंड और है ये C5H5, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटाडाइनिल। मैं लिख देता हूं, C5H5 माइनस होता है इस पर, और इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा साइक्लोपेंटाडाइनिल। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटाडाइनिल। ये देखो, ये लिगेंड है C5H5 माइनस, और इसके नाम में क्या आ रहा है? पेंटा आ रहा है। देखो ये क्या हो गया? ये आप लोगों का लिगेंड है, और लिगेंड के नाम में क्या आ गया? पेंटा आ गया। तो जब इसको हम लिखेंगे तो इस लिगेंड को हम किस में लिखेंगे? छोटे कोष्टक में लिखेंगे। और यदि इसकी संख्या 2 हुई तो नाम से पहले बिस लिखेंगे, 3 हुई तो नाम से पहले ट्रिस लिखेंगे, 4 हुई तो नाम से पहले टेट्राकिस लिखेंगे, 5 हुआ तो नाम से पहले पेंटाकिस लिखेंगे, और 6 हुआ तो नाम से पहले हेक्साकिस लिखेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार फिर से इस रूल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में मैं इन दोनों के आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करूंगा। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। बच्चों, आईयूपीएसी ने जो अपना रूल नंबर 6 बोला था, उस रूल नंबर 6 में उसने ये बात बोली थी कि यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई लिगेंड ऐसा हुआ, कोई भी लिगेंड ऐसा हुआ जिसके नाम में इस तरीका से डाई लिखा मिल गया, या ट्राई लिखा मिल गया, या टेट्रा लिखा मिल गया, या इस तरीका से पेंटा लिखा मिल गया, या हेक्सा लिखा मिल गया, तो उस लिगेंड को हम छोटे कोष्टक में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? छोटे कोष्टक में। और यदि उन लिगेंडों की संख्या 2 हुई तो नाम से पहले बिस लिख दोगे, 3 हुई तो ट्रिस लिख दोगे, 4 हुई तो टेट्राकिस लिख दोगे, 5 हुई तो पेंटाकिस लिख दोगे, और 6 हुई तो हेक्साकिस लिख दोगे। एक बात आप हमेशा याद रखना, ऐसे लिगेंड या तो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं या बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। द्विदंतुक, बहुदंतुक लिगेंड सभी के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड होता है, और बहुदंतुक लिगेंड में त्रिदंतुक लिगेंड हो गया, चतुदंतुक लिगेंड हो गया, पंचदंतुक लिगेंड हो गया, और षटदंतुक लिगेंड हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्विदंतुक को बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, और हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो बात समझ में आ गई ना कि इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं, या तो वो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं या फिर वो बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। और बहुदंतुक लिगेंड में ट्राइडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं, और हेक्साडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं। ये बात आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखनी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 2 एग्जाम्पल है रूल नंबर 6 के, दोनों का आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बताता हूं, और नोमेनक्लेचर करने के बाद फिर हम रूल नंबर 7 पर चलेंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले 2 एग्जाम्पल है, तो तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम ये पहचान करते हैं
कि जिसका हम आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। हमने इस कॉम्प्लेक्स को देखा, कॉम्प्लेक्स से पहले कुछ नहीं है और कॉम्प्लेक्स के बाद भी कुछ नहीं है। देखो भाई, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इस कॉम्प्लेक्स से पहले भी कुछ नहीं दे रखा है और इस कॉम्प्लेक्स के बाद भी कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा उदासीन संकुल। और उदासीन संकुल के लिए और धनात्मक संकुल के लिए क्या बात बोली है कि यदि कॉम्प्लेक्स हमारा उदासीन हुआ या धनात्मक हुआ तो मेटल का डायरेक्ट नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखेंगे। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, ये लिगेंड हमारा कौन होगा है, ईएन। इसको हम क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन को नाम के सामने क्या लग रहा है, डाई। इसका मतलब इसका नाम हम छोटे कोष्टक में लिखेंगे और इसका नाम तो अब तक जैसे लिखते आए वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है ये एथिलीन डाइअमीन है, इसका पहला वर्ड किससे हो रहा है, ई से स्टार्ट। ये कौन है आप लोगों का, सीएल, और सीएल लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। ठीक है ना, इसका पहला वर्ड किससे हो रहा है, सी से, और इसका पहला वर्ड किससे हो रहा है, ई से। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो रूल में मैंने क्या बात बोली, अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया, उसमें क्या बात बोली कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के टाइप के लिगेंड हो गए, जैसे कि ईएन एक अलग लिगेंड है और सीएल एक अलग लिगेंड है, तो इनका जब आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किया जाएगा। जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन बोलते हैं। तो इसका पहला वर्ड किससे हो रहा है, ई से स्टार्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो लिगेंड बोलते हैं। इसका पहला वर्ड किससे होता है, सी से। तो कॉमन सी बात है, पहले इस लिगेंड को लिखेंगे फिर हम इस लिगेंड को लिखेंगे। चलो ठीक है, अब देखो पहले नोमेनक्लेचर लिगेंड का किया जाएगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा, मेटल का, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं Cl कितने हैं, 2, तो यहां पर लिख दो डाई। पहला वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है, ये लिख दिया डाई। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये क्या हो गए बच्चों, डाई क्लोरो। अब लिखेंगे एथिलीन डाइअमीन को। क्या बात बोली है रूल नंबर 6 में, क्या रूल नंबर 6 में ये बोला है कि एथिलीन डाइअमीन के नाम में क्या आ रहा है, डाई। तो इसका नाम हम किसमें लिखेंगे, छोटे कोष्टक में। इसकी संख्या कितनी है, यहाँ पर 2। देखो एथिलीन डाइअमीन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2। तो जब 2 हुई तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। तो लिख दो, पूरा एक राइम में लिखना है, गैप नहीं देना है। तो देखो यहाँ पर लिख दिया बिस, ठीक है ना। इसकी संख्या 2 है तो नाम से पहले मैंने क्या लिख दिया, बिस। और लिगेंड के नाम को छोटे कोष्टक में इस तरीका से लिखनी है। ईएन को हम क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन। तो इस तरीका से लिख दो, एथिलीन डाइअमीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये हो गई आप लोगों की एथिलीन डाइअमीन। और इसको मैं मिटा देता हूं जिससे मुझे जगह खाली हो जाएगी। इसको मैं पूरे को मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये लो, ये मिटा दिया। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या लिख दिया, फिर बता देता हूं। 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये लिगेंड है, लिगेंड की संख्या 2 होने पर नाम से पहले बिस लिख दी। En जो लिगेंड है इसको हम छोटे कोष्टक में लिख दिया, क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन। अब इनका काम कंप्लीट हुआ, अब मेटल का नाम आएगा। तो मेटल का तो डायरेक्ट नाम लिखना है, तो लिख दो प्लेटिनम। प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में निकल के आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट का ये फॉर्मूला रहा और मैंने आप लोगों के लिए अलग से भी लेक्चर ले रखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट गलत मत कर देना। मैं फिर आप लोगों के लिए बता देता हूं, अगर आपका पूरा नाम सही है और आपने ऑक्सीडेशन स्टेट गलत कर दी तो पूरा ही नाम गलत है। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से लेक्चर लिया है और ये उसका फॉर्मूला होता है। प्रत्येक बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आनी चाहिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में निकल के आएगी। बात समझ में आ गई ना। तो देखो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ गए ना, फिर बता देता हूं। 2 को क्या बोलते हैं, डाई। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। इस लिगेंड की संख्या 2 है तो नाम से पहले बिस लिख दी। En को हम क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन। नाम में डाई आ रहा है इसलिए इसको हमने किस में लिख दिया, छोटे कोष्टक में लिख दिया। मेटल का डायरेक्ट नाम लिखेंगे क्योंकि उदासीन संकुल है, तो इसको लिख दिया प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, ये सेकंड। कॉम्प्लेक्स पर कुछ दे नहीं रखा है तो आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्लियर होता है। अब हम डिस्कशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर। ये रहा, वही तरीका रहेगा। सबसे पहले पहचान करेंगे कि जो हम लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स दिया गया है, क्या वो धनात्मक है, क्या वो ऋणात्मक है, या फिर वो उदासीन है। हम कॉम्प्लेक्स की पहचान करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रहा, कॉम्प्लेक्स से पहले अर्थात लेफ्ट साइड की भी तरफ कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स के बाद में अर्थात राइट साइड की तरफ भी कुछ नहीं है। तो कॉमन सी बात है, ये भी हमारा उदासीन संकुल हो गया। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। अब नोमेनक्लेचर करते वक्त हमारे समझ में आ गई कि C5 को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो
पेंटाडाइनिल, नाम में क्या आ रहा है, पेंट आ रहा है, तो इस लिगेंड के नाम को छोटे कोष्टक में लिखेंगे और इसकी संख्या कितनी है, 2, तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, 20। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, करते हैं। देखो बच्चों, 2 को हम क्या बोलते हैं, 20। पहला वर्ड आप लोगों को किस में लिखना है, कैपिटल में लिख दिया। इस लिगेंड के नाम को छोटे कोष्टक में लिख दो, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोपेंटाडाइनिल। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनिल। ठीक है, लिख दिया। और ये उदासीन संकुल है तो डायरेक्ट क्या लिख दो, आयरन। आयरन और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी सेकंड, तो रोमन संख्या में आप लोग क्या लिख दोगे, सेकंड। और ये इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर क्लियर होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इस तरीका से बच्चों आप लोगों का रूल नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यदि कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड ऐसा प्रेजेंट हुआ जिसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसा कुछ लिखा है, तो उसके नाम को हम क्या लिखते हैं, हाँ उसके नाम को हम जैसे कि पेंटा लिखा है ना, तो इस तरीका से पहचान कर लेना। उसके नाम को हम किस में लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। उसकी संख्या 2 हुई तो 20 लिख दोगे, 3 हुई तो ट्रिस लिख दोगे, 4 हुई तो टेट्रा किस लिख दोगे, 5 हुई तो पेंटा किस लिख दोगे। और इस तरीका से अगर यहाँ पर 6 हुई तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं आप लोग, हेक्सा किस। बात समझ में आ गई। इस तरीका से आप लोगों का ये रूल नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब सुनो, मैं डिस्कशन करूंगा रूल नंबर 7 के बारे में। तो एक काम करते हैं, सबको मिटाते हैं। रूल नंबर 7 का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एक एग्जाम्पल के आधार पर मैं आप लोगों के लिए रूल नंबर 7 को एक्सप्लेन करता हूं। बात समझ में आ गई। बोर्ड की तरफ देखिए, मैं इसको तो मिटा देता हूं और रूल नंबर 7 का एग्जाम्पल लेता हूं। तो देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी के रूल नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि आईयूपीएसी ने अपने रूल नंबर 7 में क्या बात बोली थी। आईयूपीएसी ने अपने रूल नंबर 7 में यह बात बोली थी कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा हुआ जिसमें ब्रिज लिगेंड जुड़े हुए हों, ब्रिज लिगेंडों की पहचान आप किस तरीका से करोगे, उसको मैं कॉम्प्लेक्स के आधार पर आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, ये बच्चों रूल नंबर 7 का मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल के अंदर मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि ब्रिज लिगेंड की आप लोग कैसे पहचान करोगे कि ये लिगेंड हमारा ब्रिज है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए। देखो बच्चों, दो मेटलों के बीच में यदि कोई लिगेंड आ रहा है तो वो लिगेंड हमारा कौन सा होता है, ब्रिज लिगेंड। जैसे कि यहां पर इस मेटल को देखो, ये हमारी कोबाल्ट मेटल है। इस मेटल को देखो, ये भी हमारी कोबाल्ट मेटल है। इन दोनों मेटलों को कौन कौन से लिगेंड जोड़ रहे हैं, एक तो आप लोगों का NH2 लिगेंड जोड़ रहा है और एक आप लोगों का NO2 लिगेंड जोड़ रहा है। तो ये दोनों ही लिगेंड आप लोगों के कौन हो गए, ब्रिज लिगेंड हो गए, क्योंकि ये दोनों ही लिगेंड इन दोनों मेटलों को आपस में जोड़ रही हैं। देखो, ये कोबाल्ट मेटल है, ये कोबाल्ट मेटल है और इस तरीका से ये ब्रिज पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये मेटल और ये मेटल डायरेक्ट तो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इस लिगेंड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं। ये बच्चों, ये ब्रिज लिगेंड हो गया, ये ब्रिज लिगेंड हो गया, क्योंकि दोनों मेटलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ब्रिज लिगेंड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सेतु लिगेंड। मैं लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, सेतु लिगेंड। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, सेतु लिगेंड। ठीक है ना, ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेतु। और ये भी आप लोगों का बच्चों क्या हो गया, ब्रिज लिगेंड। ठीक है ना, सेतु लिगेंड या ब्रिज लिगेंड एक ही बात है। ये हो गया आप लोगों का ब्रिज लिगेंड। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को क्या हो गया, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंडों की पहचान बता दी कि दोनों मेटलों के बीच में जो लिगेंड जुड़े होंगे वो कौन से होंगे, आप लोगों के ब्रिज लिगेंड। यहाँ पर इस मेटल और इस मेटल को इनडायरेक्ट रूप से ये लिगेंड जोड़ रहा है, ये लिगेंड जोड़ रहा है, तो ये ब्रिज लिगेंड हो गया। ये भी आप लोगों को कौन हो गया, ब्रिज लिगेंड। याद रखना बच्चों, ये लिगेंड ब्रिज लिगेंड नहीं है, क्योंकि ये लिगेंड केवल इस मेटल के साथ जुड़ी हुई है। ये लिगेंड भी आप लोगों का ब्रिज लिगेंड नहीं है, क्योंकि ये लिगेंड भी केवल इस मेटल के साथ जुड़ी हुई है, जबकि ये दोनों लिगेंड इन दोनों मेटलों के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिगेंड भी हमारा ब्रिज लिगेंड हुआ और ये लिगेंड भी हमारा ब्रिज लिगेंड हुआ। तो आईयूपीएसी ने रूल नंबर 7 में क्या बात बोली थी कि जो लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्रिज पोजीशन पे जुड़े होंगे उनका नाम जब भी लिखेंगे तो नाम से पहले हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे। जो लिगेंड ब्रिज पोजीशन पे जुड़ा होगा ना, उसका जब नाम लिखेंगे तो नाम से पहले हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे।
ये म्यू उस चीज की पहचान हो जाएगी कि ये लिगेंड हम लोगों को कौन है, ब्रिज लिगेंड। बात समझ में आ गई ना। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं। आईयूपीएसी ने रूल नंबर 7 में ये बात बोली थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड ब्रिज पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, तो जब उनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो उन लिगेंडों के नाम से पहले हम लोगों को क्या लिखना है, म्यू लिखना है। ये आईयूपीएसी का 7 नियम कंप्लीट होता है। अब ये ब्रिज लिगेंडों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो आपको समझाने की दृष्टि से कि आप लोगों के अच्छी तरीका से समझ में आए, तो इस ब्रिज लिगेंड के मैं 3 पार्ट कर देता हूं। एक पार्ट तो ब्रिज वाला, भाई एक पार्ट तो ये होगा ब्रिज लिगेंड वाला, एक पार्ट ब्रिज से पहले वाला और एक पार्ट ब्रिज के बाद वाला। फिर आईयूपीएसी पद्धति में इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये देखो देखो बच्चों, एक पार्ट तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, ये ब्रिज हो गया, ये ब्रिज से पहले वाला हो गया, और एक पार्ट आप लोगों का ये हो गया, ये ब्रिज के बाद वाला हो गया। तो आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया आप लोगों का पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का पार्ट सेकंड, और ये हो गया आप लोगों का पार्ट थर्ड, ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का पार्ट थर्ड। एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो ब्रिज लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सिंपल करने के लिए कि आप लोग गलत ना करो, उसको मैंने इस तरीका से 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया कि ये पार्ट कौन सा होगा, ब्रिज लिगेंडो को हो गया, ठीक है ना, जिसको पार्ट सेकंड दे दिया। एक पार्ट ब्रिज से पहले वाला हो गया, भाई ये तो ब्रिज लिगेंड हो गया, ये ब्रिज से पहले वाला हो गया, इसको पार्ट फर्स्ट दे दिया, और ये ब्रिज वाला हो गया तो ये पार्ट सेकंड दे दिया, और एक पार्ट ब्रिज के बाद वाले लिगेंडो को हो गया तो मैंने इसको पार्ट थर्ड दे दिया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो पहले आईयूपीसी नोमेनक्लेचर इसका किया जाएगा, फिर आईयूपीसी नोमेनक्लेचर इसका किया जाएगा, फिर आईयूपीसी नोमेनक्लेचर इसका किया जाएगा। किस तरीका से किया जाएगा अभी मैं करके आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता करते हैं आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करने से पहले कि हमारे सामने जो एग्जाम्पल है ना, वो कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो हमारे सामने जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा धनात्मक है या कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है या कॉम्प्लेक्स उदासीन है। चलो चेक करते हैं, तभी तो पता लगेगा कि मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर खत्म होता है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स वाला स्टेप हो गया, वो आप लोगों का पहला स्टेप हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स के बाहर का स्टेप है तो ये आप लोगों का दूसरा स्टेप हो गया। तो पहले वाले स्टेप को मैंने आप लोगों के लिए बता रखा बच्चों, पहला वाला स्टेप हमेशा प्लस का होता है और दूसरा वाला स्टेप हमारा किसका होता है, माइनस का। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जब भी हम मेटल का नाम लिखेंगे तो मेटल के नाम के पीछे 8 नहीं लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, धनात्मक हो, और धनात्मक कॉम्प्लेक्स के आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में डायरेक्ट मेटल का नाम लिखते हैं और उसके नाम के पीछे 8 नहीं लगाते। अब आईयूपीसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट का आईयूपीसी नोमेनक्लेचर होगा, फिर पार्ट सेकंड का होगा, फिर पार्ट थर्ड का होगा। हम सबसे पहले आईयूपीसी नोमेनक्लेचर पार्ट फर्स्ट का करते हैं। पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का, उसके बाद में नाम किसका लिखा जाएगा, मेटल का। तो चलो लिखते हैं। देखो बच्चों, पहला वाला वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, तो लिख दो, ठीक है ना। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, ये हो गया आप लोगों का टेट्रा। H2 लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, एक्वा। जब तक आप लोगों का यहां से यहां तक आईयूपीसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, वो एक राम में लिखना है, एक सांस में लिखना है, कहीं पर भी गैप नहीं देना है, जो मैंने आप लोगों के लिए बता रखी है। देखो, ये पहला वर्ड कैपिटल में लिख दिया, सब वर्ड स्मॉल में आएंगे और पूरी एक सांस में लिखे जाएंगे। देखो, टेट्रा, H2 क्या बोलते हैं, एक्वा, सीओ को हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने, कोबाल्ट। अब सुनो, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप अभी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इस ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स की मैं आप लोगों के लिए निकाल के बताऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए मैंने ये वाला स्टेप क्या किया, छोड़ दिया, इसको बाद में लिखेंगे। उससे पहले मैं और का कर देता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे यहाँ पर निकालना बतानी है कि ब्रिज कंपाउंडों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ये देखो, हो गई ना, टेट्रा, एक्वा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दी। इसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट। अब आईयूपीसी नोमेनक्लेचर इसका होगा, पूरा एक रैम में चलने दो। देखो, मैंने क्या बात बोली है कि जो लिगेंड ब्रिज पोजीशन पर जुड़े हैं उनके नाम से पहले हम लोगों को क्या लिखना है, म्यू। तो देखो, इस NH2 लिगेंड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये जो NH2 लिगेंड है इसको हम क्या बोलते हैं, एमिडो लिगेंड। और ये जो NO2 लिगेंड है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो लिगेंड,
ठीक है ना। अरे भाई ब्रिज पोजीशन पर तो 2 लिगेंड है, लेकिन पहले किस लिगेंड को लिखें, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। NH2 लिगेंड को क्या बोलते हैं, एमिडो, और NO2 लिगेंड को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। इसका पहला वर्ड किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट, इसका पहला वर्ड किससे हो रहा है, एन से स्टार्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, ए, बाद में कौन आता है, एन। तो कॉमन सी बात है, पहले हम किसको लिखेंगे, एमिडो लिगेंड को, फिर हम किसको लिखेंगे, नाइट्रो लिगेंड को। तो देखो यहां तक हो गया, पहले किसको लिखा जाएगा, एमिडो लिगेंड को, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, तो लिख दो म्यू एमिडो। यहां पर लिख दिया म्यू एमिडो, क्योंकि जो लिगेंड ब्रिज पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उसके नाम से पहले हम लोगों को क्या लिखना है, म्यू। ये हो गया म्यू एमिडो। अब नाइट्रो लिख दो, तो यहां पर लिख दो म्यू नाइट्रो, ठीक है ना। पूरा एक राइम में चल रहा है, कहीं पर भी स्पेस नहीं ले रहा है, ठीक है ना। म्यू एमिडो, ये लिगेंड भी ब्रिज पोजीशन पे है, तो म्यू नाइट्रो। इसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया, इसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया ना। म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो हो गया स्टेप सेकंड का। अब हम आईयूपीसी नोमेनक्लेचर स्टेप थर्ड का करते हैं। तरीका वही होगा, पहले लिगेंड का किया जाएगा, फिर मेटल का किया जाएगा, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। कर दो बच्चों। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, लिख दो टेट्रा। NH3 लिगेंड को एमेमीन बोलते हैं, तो एमेमीन लिख दो, स्पेस नहीं देना है। CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, क्योंकि धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अब भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल के बताऊंगा, और उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप में क्लियर करूंगा, ठीक है। कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो गए ना यहां तक। देखो ये क्या लिख दिया, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, NH3 को क्या बोलते हैं, एमेमीन, CO को कोबाल्ट लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप मैंने छोड़ दिया। अब देखो इस धनात्मक का नाम कंप्लीट हो गया, अब नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा, ऋणात्मक का। अब आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद इसका नाम लिखा जाएगा, लेकिन इसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी। तो इसको हम टेट्राक्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल आयन है, और सिंपल आयन का सिर्फ नाम लिखा जाता है, उसकी संख्या नहीं लिखी जाती। तो मेरे पास तो जगह नहीं है, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा स्पेस देना है, क्यों, क्योंकि धनात्मक के बाद जब ऋणात्मक का नाम लिखोगे तो थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। तो यहाँ पर टेट्राक्लोराइड ना लिख के सिर्फ बच्चों क्या लिख देना है, आप लोगों को क्लोराइड लिख देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने क्लोराइड, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस देके मैंने क्या लिख दिया, क्लोराइड। अब ये आईयूपीसी नोमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेप मैंने छोड़ रखा है आपको समझाने के लिए, कि आप लोगों के समझ में आ जाए कि जो ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, ब्रिज वाले जो लिगेंड होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। तरीका वही है, मैं आप लोगों के लिए निकाल के बता देता हूं। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका वही है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बाकी का सब तरीका आपका वही के वही है। देखो यहां से चालू करते हैं हम, यहां पर लिख दिया मैंने 4, ठीक है ना, 4 लिख दिया। आपको पता है H2O एक उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, लिख दिया, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। NH2 माइनस होता है और NO2 माइनस होता है। NH2 पर कितना चार्ज होता है, माइनस के 1 लिख दिया। NO2 पर भी कितना चार्ज होता है, माइनस के 1। लिगेंडो वाली जो टेबल है उसमें देख लेना, सब पे चार्ज बता रखे हैं। ये NH2 लिगेंड पर -1 चार्ज होता है, NO2 लिगेंड पर भी माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पर लिख दो प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर इसको क्या मानोगे आप लोग, वही एक्स मान लो, क्योंकि मेटल है, प्लस। यहाँ पर लिगेंड कितने आप लोगों के, 4 है, ठीक है ना, तो 4 लिख दो। इस NH3 उदासीन लिगेंड होता है, चार्ज क्या होता है, 0, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है ना, प्लस। अब देखो Cl कितने हैं, 4 Cl लिख दो। एक Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, मल्टीप्लाई आप लोग -1 कर देना। और देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो बराबर आप लोग क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। बात समझ में आ गई। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों के स्टेप लिख देता हूं, यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गई। ये 4H2 उदासीन लिगेंड होता है 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है x, इसका -1, इस पर भी -1 चार्ज होता है, फिर प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, फिर 4 NH3 एक उदासीन लिगेंड होता है, उस पर चार्ज क्या होता है, 0, प्लस ये 4 आप लोगों के Cl हो गए। एक Cl पर कितना चार्ज होता है, -1, और कॉम्प्लेक्स पे क्या होता है, 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 × 0 करने पर तो 0 आ गया, ये स्टेप आपका 0 हो गया, और बच्चों ये स्टेप आप लोगों का 0 हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। एक एक्स आप लोगों का ये रहा, और एक एक्स आप लोगों का ये रहा, तो मैं लिख देता हूं 2x, ठीक है ना। अरे हो गई ना,
एक एक्स आप लोगों का ये हो गया और एक एक्स आप लोगों का ये हो गया, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं एक एक्स और एक एक्स 2x। यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस के 1 कितने हो गए, माइनस के 2, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता माइनस के 4 आएगा। यहाँ पर लिख दो माइनस के 4 बराबर क्या लिख दो आप लोग 0। बात समझ में आ गई ना। अरे भाई प्लस को माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आप लोगों का, माइनस आएगा। इस संख्या का जब आप लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4 आएगा। ये माइनस के 2 हो ही गया, एक एक्स और एक एक्स आप लोगों को क्या हुआ 2x। अब ये माइनस के 2 और माइनस के 4 जब इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। चलो ठीक है करते हैं। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x बराबर प्लस के 2 और प्लस के 4। तो 2x बराबर कितने हो गए 6, x बराबर 6 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो x बराबर प्लस के 3, अर्थात यहाँ पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी बच्चों, वो क्या निकल के आएगी, प्लस के 3। बात समझ में आ गई ना। इस तरीका से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 आई है तो यहाँ पर इसको रोमन संख्या में लिख दो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस के 3 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस के 3 है। और ये आप लोगों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। गुना भाग करना तो आप लोग जानते हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन स्टेप तो ये था, उसके बाद तो गुना भाग करना है और उसके बाद आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता दिया कि नेगेटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि मेटल होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव में आती है। बात समझ में आ गई ना। और इस तरीका से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। कोई भी लिगेंड अगर ब्रिज पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो नाम से पहले क्या लिखना है, म्यू लिखना है, जिससे म्यू से पहचान हो जाएगी कि ये लिगेंड किससे जुड़ा, ब्रिज पोजीशन पे, ये लिगेंड किस पे जुड़ा, ब्रिज पोजीशन पे। बाकी का तरीका वो के वो ही रहेगा। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, उसके बाद पूरे वर्ड आप लोगों के स्मॉल में लिखे जाएंगे। इस धनात्मक का जब नाम हो जाएगा तो ऋणात्मक का नाम लिखेंगे। तो केवल यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आप लोगों को स्पेस देना है और इसकी संख्या शो नहीं करनी है, केवल इसका नाम लिखना है, क्योंकि ये लिगेंड नहीं होता है, सिंपल आयन होता है और सिंपल आयनों को हमेशा नाम लिखते हैं, उसकी संख्या को शो नहीं करते। और इस तरीका से बच्चों ब्रिज कंपाउंडों का आईयूपीएसी पद्धति में हम नोमेनक्लेचर करते हैं और ये नोमेनक्लेचर आप लोगों का कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए आईयूपीएसी ने जो 7 नियम दिए हैं, एक बार 7 नियमों को मैं कम शब्दों में आप लोगों के लिए बता देता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के अंदर 5 स्टेप बताऊंगा और वो 5 स्टेपों के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, क्योंकि जो बच्चा ट्रिक के अकॉर्डिंग वो 5 स्टेप फॉलो करके चलेगा उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कभी गलत ही नहीं होगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उन बच्चों का गलत होता है जो स्टेप तोड़ के चलते हैं। हम लोगों को कोई स्टेप नहीं तोड़ना है। वो स्टेप कौन कौन से हैं उनको बताऊंगा, उससे पहले 7 नियमों को फिर से कम शब्दों में बता देता हूं, जिससे कि वो सारे नियम अपनी आंखों के सामने दोबारा आ जाए। देखो बच्चों, उपसहसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए आईयूपीएसी ने कितने नियम दिए थे, 7 नियम दिए थे। पहले नियम में क्या बात बोली थी, पहले नियम में आईयूपीएसी ने ये बात बोली थी कि जिस तरीका से सामान्य लवणों का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है, उसी तरीका से कॉम्प्लेक्स यौगिकों का या उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम भी 2 शब्दों में लिखा जाएगा। पहले नाम धनायन का लिखते हैं, फिर नाम ऋणायन का लिखते हैं और धनायन और ऋणायन के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, मतलब पहला रूल कंप्लीट हुआ। दूसरे रूल में उसने क्या बात बोली कि कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ उसका सिर्फ नाम लिखते हैं, उसकी संख्या नहीं लिखते, क्योंकि वो कॉमन आयन होते हैं और कॉमन आयनों का सिर्फ नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या नहीं लिखी जाती। ये आईयूपीएसी का रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 में आईयूपीएसी ने क्या बात बोली थी कि जब भी कभी कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे हो आप लोग, तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का लिखा जाएगा, उसके बाद नाम मेटल का लिखा जाएगा और मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में मेटल के साथ लिखनी है। ये आईयूपीएसी का तीसरा नियम था। चौथे नियम में आईयूपीएसी ने क्या बात बोली थी कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स धनात्मक या उदासीन हुआ तो सीधे मेटल का नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लेकिन यदि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक हुआ तो मेटल के नाम के पीछे हम लोग 8 लगाएंगे। ये आईयूपीएसी का चौथा नियम था। 5वें नियम में आईयूपीएसी ने क्या बात बोली थी कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, तो जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। ये आईयूपीएसी का 5वां नियम था। आईयूपीएसी का जो छठा नियम था उसमें आईयूपीएसी ने क्या बात बोली थी कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा लिगेंड प्रेजेंट हुआ जिसके नाम के अंदर
डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसा कुछ लिखा है तो उसके नाम को हम छोटे कोष्टक में लिखेंगे। यदि उन लिगेंडों की संख्या 2 हुई तो नाम से पहले बिस लिखेंगे, 3 हुई तो ट्रिस लिखेंगे, 4 हुई तो टेट्राकिस लिखेंगे, 5 हुई तो पेंटाकिस लिखेंगे और 6 हुई तो हेक्साकिस लिखेंगे। और पहचान बता दी। ऐसे ज्यादातर जो लिगेंड होते हैं या तो वो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं या फिर वो बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। ये आईयूपीसी का रूल नंबर 6 है। आईयूपीसी का जो रूल नंबर 7 है जो अभी बताया उसमें क्या बात बोली कि ये वो कॉम्प्लेक्स होंगे जिनमें ब्रिज लिगेंड होंगे। ब्रिज लिगेंडों की पहचान बता दी कि जो दो मेटलों को आपस में जोड़ती हो इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट तो जुड़ नहीं रही है भाई, इस मेटल और इस मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं है, ये इनडायरेक्ट रूप इस तरीका से जुड़ी है। तो जो लिगेंड ब्रिज पोजीशन पर जुड़े हुए हैं उनके नाम से पहले हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू। बाकी का सारा तरीका वही के वही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी और मैंने फॉर्मूला बता रखा है, इसका अलग से मैंने लेक्चर ले रखा है। तो प्रत्येक बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ये आईयूपीसी के जो 7 नियम थे आप लोगों के लिए ऑन टिप्स करवा दिए। प्रत्येक बच्चे को आईयूपीसी के 7 नियम क्लियर होने चाहिए। और अब जो मेन मुद्दे की बात है वो बता देता हूं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करेगा और आप लोग जब उसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कर रहे हो तब आप लोगों को कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अब ट्रिक बता रहा हूं बच्चों आप लोगों के लिए और इस ट्रिक के थ्रू ही आप लोग आईयूपीसी पद्धतियों का नोमेनक्लेचर करोगे। वो ट्रिक कैसे फॉलो करनी है उसमें 5 स्टेप बता रहा हूं। 5 स्टेप इन्हीं को बता रहा हूं मैं, 5 स्टेप, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं कि जिससे आप गलत ना करो। ठीक है, सामने वाले ने कोई भी कंपटीशन एग्जाम हुई, आपकी 12th हुई, कोई भी एग्जाम हुई, सामने वाले ने आप लोगों के लिए कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया और ये बोल दिया कि भाई इस कॉम्प्लेक्स का आप आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कीजिए। तो वो 5 स्टेप आपको कौन कौन से फॉलो करने, एक एक स्टेप मेरे अकॉर्डिंग करना जिससे कि गलत ना करो। देखो बच्चों, पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हम लोगों को कॉम्प्लेक्स की पहचान करनी है। ये पहला स्टेप होगा ट्रिक का। कॉम्प्लेक्स की पहचान करनी है कि सामने वाले ने जो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स दिया है क्या वो कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, क्या वो कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है या फिर वो कॉम्प्लेक्स उदासीन है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि अगर धनात्मक या उदासीन कॉम्प्लेक्स हुआ तो डायरेक्ट मेटल का नाम लिखेंगे, लेकिन यदि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स हुआ तो मेटल के नाम के पीछे 8 लगाएंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा जिसमें आपको पहचान करनी है कि कॉम्प्लेक्स धनात्मक है, ऋणात्मक या उदासीन है। पहला स्टेप फॉलो कर लिया, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर चालू कर दोगे। नोमेनक्लेचर 2 वर्डों में लिखा जाएगा। पहला वर्ड धनात्मक का लिखा जाएगा, फिर ऋणात्मक का लिखा जाएगा, मतलब पहले नाम धनायन का लिखा जाएगा, फिर नाम ऋणायन का लिखा जाएगा और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है आपको आईयूपीसी नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ उसका सिर्फ नाम लिखना, उसकी संख्या शो नहीं करनी है। ये दूसरे स्टेप में चलनी है सारी बातें। फिर नोमेनक्लेचर किसका करना है आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर में पहले नोमेनक्लेचर लिगेंड का करना है, फिर मेटल का करना है और मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में मेटल के साथ लिख देनी है। ये पूरी बातें बोली है, ये मैंने स्टेप 2 के अंदर बोली है। बात समझ में आ गई ना कि नोमेनक्लेचर धनायन या ऋणायन का किया जाएगा, पहले धनायन का फिर ऋणायन का और धनायन और ऋणायन के बीच में थोड़ा गैप रखना है। कॉम्प्लेक्स से पहले या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ भी जुड़ा हुआ उसका सिर्फ नाम लिखा जाता, उसकी संख्या नहीं लिखी जाती। कॉम्प्लेक्स का जब आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो पहले नोमेनक्लेचर लिगेंड का किया जाएगा, फिर मेटल का किया जाएगा, मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के साथ लिख देते हैं रोमन संख्या में। ये पूरा आप लोगों का स्टेप नंबर 2 हो गया। सबको मिलाकर बोल दिया तो स्टेप नंबर 2 को फॉलो कर लेना, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हुए तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम पहले और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। ये ट्रिक का कौन सा पॉइंट हो गया आप लोगों का, तीसरा। और चौथा पॉइंट आप लोगों का ट्रिक का ये हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में यदि लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसा कुछ लिख रहा है तो उस लिगेंड के नाम को छोटे कोष्टक में लिख देना। अगर उसकी संख्या 2 हुई तो नाम से पहले बिस लिख देना, 3 हुई तो ट्रिस लिख देना, 4 हुई तो टेट्राकिस लिख देना, 5 हुई तो पेंटाकिस लिख देना और 6 हुई तो हेक्साकिस लिख देना। ये बच्चों आप लोगों के ट्रिक का कौन सा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट ट्रिक का होगा वो किसका होगा, ब्रिज लिगेंडों का। कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई लिगेंड ब्रिज पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो उसके नाम से पहले हम लोगों को क्या लिखना है, म्यू। ये ट्रिक का बच्चों आप लोगों का पांचवा पॉइंट हो गया। ये 5 पॉइंट जो मैंने या जो 5 स्टेप मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं ये ट्रिक के 5 स्टेप है। कोई भी आप लोगों से यदि कुछ पूछे
कोई कॉम्प्लेक्स दे के कुछ पूछे कि इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कीजिए, तो ये 5 स्टेप मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं, उसको 5 स्टेपों को बिल्कुल आप लोग सीक्वेंस में अप्लाई करके देख लेना। मैं 100% बोल सकता हूं, कोई भी बच्चा कभी भी आईयूपीसी नोमेनक्लेचर को कभी गलत कर ही नहीं सकता, वो बहुत अच्छी तरीका से कर देगा। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर उन बच्चों का गलत होगा जो स्टेप तोड़ के चलेंगे। ये 5 स्टेप बताए हैं, या फिर ऐसे बोल दो वो 7 नियम बताए हैं, इनको फॉलो करके करोगे तो आपका कोई भी आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर गलत नहीं होगा। और इसी के साथ बच्चों मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी आपका मेरे से एक सवाल बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आज का मेरा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, इस बात को भी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपके आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कैसा समझ में आया। ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। नोट्स की मैंने सभी बच्चों के लिए बता दी। आप लोगों को प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आप लोगों को कंप्लीट हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स की बच्चों आप एक बार क्वालिटी देखना, आप खुद बोलोगे सर बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स बनाए हैं आपने, मतलब बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं। ठीक है ना, तो सभी नोट्स आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे, राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।